यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का फुल कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी तरीके से देखने वाले हैं, ताकि जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम का सामना बिल्कुल ही ना करना पड़े। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा पॉइंट है जो इस चैप्टर को करने से पहले हमें सीखना चाहिए। ठीक है, बस आप अंत तक देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपको ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है सही ढंग से समझ में आए और आप जब भी क्वेश्चन लगाने बैठे तो बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन लगा सके। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पहला क्या है, क्रय मूल्य का। ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य आखिर होता क्या है? तो देखिए, यह वह मूल्य है, ठीक है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जैसे समझिए कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो लाभ करे या हानि करे या कोई डिस्काउंट दे, कब देगा? सबसे पहले वो सामान को खरीदेगा। पहला पॉइंट तो वही है ना, कोई किसी सामान को क्या करेगा, वो पहले खरीदेगा। तो जो भी खरीदेगा वो क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य आखिर बोलते किसको है? तो यह वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते कि राम ने एक पेन 10 रुपये में खरीदा। ठीक है, राम ने एक पेन को 10 रुपये में खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, 10 रुपये। यानी राम जो है उस पेन के लिए वो कितना चुकाया, 10 रुपये चुकाया। मतलब उस पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा राम के लिए, 10 रुपये होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रय मूल्य आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए, अब राम ने क्या किया, एक पेन को खरीद चुका। अब क्या करेगा, वो उसे बेचेगा। ठीक है, अगर वो बिजनेसमैन है तो क्या करेगा, उसको बेचेगा। बेचेगा यानी विक्रय मूल्य, बेचेगा यानी क्या, विक्रय मूल्य। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है विक्रय मूल्य का। तो देखिए, विक्रय मूल्य होता है क्या है, तो यह वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, जैसे राम ने 10 रुपये में पेन को खरीदा था ना, अब यहाँ से समझिए, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे राम ने 10 रुपये में खरीदी हुई पेन, अभी भी मैंने आपको बताया कि राम ने क्या किया, एक पेन को खरीदा था जो कि उसका क्रय मूल्य था 10 रुपये, चूँकि वो 10 रुपये में खरीदा था। अब उसे वो क्या करता है, वो 15 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, 15 रुपये में बेच दे रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वो 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये में खरीदा और उसे कितने में बेच दिया, वो 15 रुपये में बेच दिया। यानी 15 रुपये उस पेन का विक्रय मूल्य हो गया राम के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा अंकित मूल्य का। अच्छा, ये अंकित मूल्य क्या होता है? देखिए, इसको मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। आप लोग कभी भी दुकान में या फिर कोई भी सामान, पैकेट का सामान खरीदते होंगे तो उस पर कुछ क्या होता है, एक मूल्य अंकित होता है। ठीक है, वो इसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अंकित मूल्य होता है क्या है। तो यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर अंकित होता है। ठीक है, जैसे बहुत से पैकेट्स होते हैं तो उस पर एक एग्जैक्ट एक दाम लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, ये फुटबॉल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो इस पर देखिए एक टैग लगा हुआ है जो कि 500 रुपये का है। जो टैग है वो कितने का है, 500 रुपये का है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो 500 रुपये है, इस बॉल का, जो फुटबॉल है, इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, अब बस जो भी टॉपिक्स है, जो भी पॉइंट्स है, उसको सही ढंग से समझते चलिए। मैं बाद में सबको असेंबल कर दूंगा और जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तब तो मैं सभी का यूज़ आपको बताऊंगा ही। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है। तो जो अगला पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से उसका आंसर भी रॉन्ग आ जाता है। तो देखिए, अगला पॉइंट है हमारा ऊपरी व्यय का। तो ये आखिर ऊपरी व्यय होता है क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, ऊपरी व्यय मतलब अलग से व्यय होने वाला। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझिए। देखिए, यह ऊपरी व्यय होता है क्या है, तो यह वह खर्च है जब कोई व्यापारी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से अधिक खर्च करता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई, अच्छा देखिए, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, आप इसी से समझिए। जैसे राम ने 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदा। ठीक है, अब खरीद कर क्या किया, 200 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसका ऊपरी व्यय क्या हुआ, ऊपरी व्यय क्या हुआ, 200 रुपये। अरे क्रय मूल्य तो उसका 2000 रुपये हुआ। ठीक है, ठीक है, देखिए क्रय मूल्य एग्जैक्टली 2000 रुपये नहीं हुआ। ठीक है, जब तक वो मरम्मत करने में कोई अलग से, मरम्मत करने में मतलब क्या, अलग से जो भी वो खर्च किया, 200 रुपये वो अलग से खर्च किया ना, जब वो मरम्मत में कुछ खर्च नहीं किया था। ठीक है, बस जब सिर्फ 2000 रुपये में साइकिल को खरीद के लाया था, तो उस समय उसका क्रय मूल्य कितना था, 2000 रुपये। लेकिन चूंकि वो 200 रुपये अलग से मरम्मत में खर्च करता है, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य अब 2000 नहीं रहेगा, 2000 प्लस, ठीक है, प्लस 200, वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये जो अलग से 200 रुपये वो खर्च किया ना, यही हो जाएगा उसका ऊपरी व्यय, मतलब अलग से खर्च किया हुआ राशि। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, जब भी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा सब पॉइंट धीरे धीरे आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये जैसे ये सेशन खत्म होता है, जो भी पॉइंट मैं अब यहाँ पर सिखाऊंगा आपको, ठीक है, उसके लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, आपका ये जो पॉइंट्स आपने अभी भी सीखे, ठीक है, सभी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अगला पॉइंट अब क्या है, अब जो हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, लाभ, ठीक है। तो आखिर लाभ होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई सामान को खरीदा गया, बेचा गया, अगर ज़्यादा में बेचा गया तो ऑब्वियसली लाभ हुआ होगा। तो एग्जैक्टली लाभ होता है क्या है, आप उसको समझिए। तो जब किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब जिस पर वो सामान को बेचा गया है, अगर क्रय मूल्य से मतलब जितना में वो खरीदा था अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, लाभ होती है। मतलब क्या, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो। बस इस पॉइंट को आप याद रखिए, समझ के रखिए, लाभ आपका कंप्लीट है। क्या वो है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लाभ होती है। आपने खरीदा कम में, बेचा ज़्यादा में, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगी, लाभ होगी। आप इसको कुछ इस ढंग से समझिए, जैसे एक कलम को 5 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। आपने क्या किया, किसी एक कलम को 5 रुपये में खरीदा और उसे 7 रुपये में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 - 5, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 रुपये आपको क्या हुआ, फ़ायदा हो गया, 2 रुपये का आपका लाभ हो गया है। तो बस ये तो था लाभ, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है हर एक केस में लाभ ही होगा, हानि भी हो सकता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वो है हानि का ही, ठीक है। तो हानि एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखिए हानि होता है क्या है, बस लाभ का ठीक उल्टा। कैसे, यहाँ से समझिए आप, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, लाभ के केस में क्या हो रहा था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम, क्या हो रहा है, कम, ठीक है, कम हो तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। आपको समझ में आया। चलिए इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे मैंने एक बॉल 50 में खरीद कर 40 में बेच दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, 50 रुपये में बॉल को खरीदा, 40 रुपये में उसे बेच दिया, तो क्या होगी, हमें हानि होगी, क्योंकि मैंने खरीदा ज़्यादा में, ठीक है, क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और बेचा कम में, तो क्या होगी, हानि होगी। तो कितने रुपए का हानि होगी, यानी 50 - 40 बराबर 10 रुपये का हानि हो गया, ठीक है। तो ये तो थी हानि, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारे क्या, बट्टा का, बट्टा यानी डिस्काउंट, ठीक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है, ताकि कभी भी जब भी आप इससे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो कहीं भी आपको फंसने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखिए डिस्काउंट आखिर होता क्या है, ठीक है। आप सभी लगभग इससे परिचित होंगे, आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, आपको बहुत बार 10%, 20%, ठीक है, का ऑफ दिख जाता होगा, ठीक है। वही क्या है, बेसिकली डिस्काउंट है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझिए। देखिए डिस्काउंट होता है क्या है, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, याद रखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंकित मूल्य पर, ठीक है, यही पॉइंट जो है आपको समझनी है। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य पे जो भी छूट दी जाएगी, जो भी कमी दी जाएगी या की जाएगी, यूँ कह लीजिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर समझिए, आपको एक बॉल दिख रही होगी, इस पर एक टैग लगा हुआ है, देखिए 10% का, क्या है ये, 10% ऑफ का टैग लगा हुआ है। आप सभी इससे परिचित होंगे, बहुत बार ऐसा टैग आपको देखने को मिल जाएंगे मॉल्स वगैरह में, ठीक है। अब देखिए इस बॉल का एक जो मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बॉल को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो इस अंकित मूल्य यानी कि 500 रुपये पे 10% का जो कमी होगा, ठीक है, वही होगा आपका डिस्काउंट, यानी 10% का आपका डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है इस बॉल पे, ठीक है। आई होप आपको डिस्काउंट अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है क्रमिक बट्टे का। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे में तो अक्सर ही जो क्रमिक बट्टा है, देखिए इसको इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। मतलब क्रमिक बट्टा, एक के बाद एक दिया गया छूट, ठीक है, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक बट्टा होता क्या है, तो यदि किसी वस्तु के
अंकित मूल्य पर, ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंकित मूल्य के ऊपर, ठीक है, R1% का, ठीक है, R1% का बट्टा, शेष राशि पर R2% का बट्टा, ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ शेष राशि है उस पर फिर से R3 का बट्टा दिया जा रहा हो, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, क्रमिक बट्टा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है R1%, R2%, यहाँ पे परसेंट होगा, ठीक है, उसके बाद और R3% को ही क्या बोलेंगे, क्रमिक बट्टा। मतलब क्या हुआ, कोई एक सामान है, ठीक है, कोई भी एक सामान है, मान लेते एक बॉल है, ठीक है, इस पे पहले 10% का दिया गया, फिर जो भी बचा, मान लेते कि मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ, आपको और सही ढंग से समझ में आएगी। मान लेते कि एक बॉल है, ठीक है, इसका जो दाम है 100 रुपये है, ठीक है, इसका दाम कितना 100 रुपये है, पहले इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, उसके बाद फिर से 20% का इस पर डिस्काउंट दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब भी आप इस बॉल को खरीदेंगे तो पहले तो 10% का डिस्काउंट मतलब 90 रुपये हुआ, अब इस 90 रुपये पे फिर 20% का डिस्काउंट, तो फिर इसका 20% निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल, 9 दूगुने 18, मतलब 18 रुपये, 90 रुपये में फिर से 18 रुपये आपको कम देना है, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यू जब भी डिस्काउंट हमें दिया जाता है तो इसी को हम बोलते हैं क्रमिक बट्टा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अब बारी है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को समझने का। तो देखिए बेसिकली ये कुछ है नहीं, अभी अभी हमने जो भी कुछ सीखा, लाभ हानि, ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बस उसी को मैंने एक फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे लिखा है जो आपका, ठीक है, प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे भी आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला जो पॉइंट है वो है क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है, आप विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दीजिए तो क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये तो लाभ का केस है, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ लाभ ही हो हर एक सौदे में, अगर नुकसान हो तो, हानि हो तो उस समय क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, तो उस समय क्रय मूल्य जो है कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे अगर हानि हो रही हो तो, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है लाभ का, लाभ कैसे निकालेंगे, जो विक्रय मूल्य है उससे क्रय मूल्य को घटा देंगे। चूंकि हमने अभी भी समझा लाभ मतलब क्या, लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य जो होता है वो ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, इसीलिए विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे, ठीक है, तो हमें लाभ मिल जाएगा। तो ये तो थी लाभ का केस, ठीक है। अब देखिए अगर हानि हो रही हो तो क्या करेंगे, अगर हानि हो रही हो तो क्या करेंगे, तो देखिए हानि का केस में क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे और आपको हानि आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बारी, वो क्या है, लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालेंगे कैसे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमेशा लाभ, ठीक है, जो लाभ है, ठीक है, उसमें गुना कीजिए 100 से और उसको भाग दे दीजिए क्रय मूल्य से। देखिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसलिए प्रतिशत जो लाभ होगा, ठीक है, प्रतिशत जो लाभ होगा वो लाभ गुना 100 और उसको भाग कर देंगे क्रय मूल्य से। उसी तरह से अगर प्रतिशत हानि निकालना हो, प्रतिशत हानि निकालना हो तो हानि में गुना करेंगे 100 से और उसको भाग कर देंगे क्रय मूल्य से, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए जब आपको इतना समझ में आ गया तो अब लास्ट स्लाइड देखते हैं जहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेंगे और समझेंगे कि आखिर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे कैसे। तो देखिए पहला उदाहरण है आपके पास, वो क्या है कि मैंने एक बॉल को 500 रुपये में खरीद कर उसे 650 रुपये में दे दिया या बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, यहाँ पे समझिए बेच दिया, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहला तो ये देखिए आपको लाभ हुआ या नहीं, तो हाँ लाभ हुआ, क्योंकि आपने खरीदा, आपका क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, मतलब आप खरीदे 500 में और बेचे, ठीक है, कितने में, 650 में, यानी 650 माइनस 500 बराबर 150, मतलब 150 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। अब निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या, जो भी आपका लाभ हो, लाभ में गुना कीजिए 100 से और भाग दीजिए क्रय मूल्य, जो कि यहाँ पर कितना है 500 रुपये। तो सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा 30%, यानी पूरे सौदे में आपको 30% का फ़ायदा हो गया है, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण है, मैंने एक घड़ी 200 में खरीद कर 160 में बेच दिया, तो मुझे कितने प्रतिशत की हानि हुई। पहला तो ये कि आपको देखना है कि हानि हुआ या नहीं, तो हाँ ऑब्वियसली हानि हुआ, क्योंकि आपने खरीदा तो 200 में, बेचे कितना, बस 160 में, मतलब 200 माइनस 160 बराबर 40 रुपये का आपको नुकसान
हो गया है। तो ये तो रुपए में नुकसान है, प्रतिशत में तो इसीलिए हानि प्रतिशत बराबर कैसे, मैंने आपको बताया हानि गुना 100 और भाग करेंगे किससे, हमेशा क्रय मूल्य से, जो कि यहाँ पे कितना है, जो कि 200 रुपये है। ठीक है, तो 200 रुपये से आप इसको भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20%, यानी 20% का उसको नुकसान हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। बस मैं और एक लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। वो क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट है प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया। दूसरा, ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है तथा प्राप्त राशि पर लाभ या हानि की गणना की जाती है, ये भी मैंने आपको बताया कि जो भी ऊपरी व्यय होता है, ठीक है, वो हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं और एक नया क्रय मूल्य हमको मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, उसमें भाड़ा में 10 रुपये और उसमें खर्च किया, तो आपका हो गया 110 रुपये। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 110 रुपये जो होगा आपका खर्च होगा, यानी यही बन जाएगा आपके लिए क्रय मूल्य। अब जब भी आप लाभ या हानि निकालेंगे तो इसी क्रय मूल्य पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। मैंने इसको अंडरलाइन करके आपको दिखाया था और कहा था कि इसको आप याद रखिए। देखिए जो भी छूट वगैरह होता है, डिस्काउंट वगैरह होता है, हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पे कभी नहीं। ठीक है, हमेशा अंकित मूल्य पे, जो भी उस पर मार्क किया होता है किसी पैकेट या किसी सामान पे। ठीक है, तो बस आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी अभी तक आपने समझा सीखा उसी के आधार पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितना आंसर राइट आता है। ठीक है, तो बस अब इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टाइप्स को लेके आऊँगा और उसका ट्रिक्स को भी लेके आऊँगा, जैसा कि मैं हर रोज़ करता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स का पोर्शन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।